हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेल्टा क्लासेज। इस चैनल पे नए व्यूअर जो हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे आपको 9, 10, 11 और 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और साथ में आने वाले दिनों में बायोलॉजी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी, साथ में IIT मेंस और नीट लेवल तक के प्रिपरेशन को यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। तो जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन का पार्ट सेकंड, मतलब रिफ्रैक्शन को मैंने स्टार्ट कर रखा है तो आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन में आगे क्या क्या पढ़ना है। ये 10 क्लास का है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑप्टिकली या ऑप्टिकल रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ऑप्टिकल रेयरर और डेंसर में देखा था कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो क्या होगा, और लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होगा। तो मान लीजिए डेंसर से, यहाँ से डेंसर से अगर लाइट किस में जा रहा है, रेयरर में, तो उसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला था। याद हम कैसे करेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो यहाँ याद रखने के लिए मैंने बताया था डर, DR, डर के कोई भी चीज़ कहाँ जाएगा, अवे जाएगा। तो डर के अवे, तो अवे जाने के लिए लाइट को इसी लाइन पे जाना चाहिए था लेकिन जाएगा नहीं। तो कहाँ जाएगा, अवे, नॉर्मल से दूर। ये नॉर्मल है आपका, इससे दूर जाएगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा। ये देखिए दूर जा रहा है, यहाँ से इधर की तरफ भागा। अगर इस साइड से हटता तो टुवार्ड होता। इस वाले में इसका उल्टा हो जाएगा। लाइट अगर रेयरर से आ रहा है, किसमें, डेंसर में, रेयरर से अगर डेंसर में, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ओरिजिनल इसका पाथ है, लेकिन ये जाएगा किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये बेंड होके जाएगा। ये हम लोगों ने कर रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे ग्लास स्लैब का कंडीशन। ठीक है, ग्लास स्लैब में क्या होता है और कुछ फेनोमेनन देखेंगे जो रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन देखते हैं, क्या घटना रिफ्रैक्शन के कारण होता है, उसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले ग्लास वाला देखते हैं। ग्लास मतलब ग्लास स्लैब। स्लैब क्या होता है वो मैं बताता हूँ, और फिर कुछ फेनोमेनन को देखेंगे, और साथ में आज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी हम लोग एंटर करेंगे। देखिए टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब है, अब स्लैब का क्या मतलब होता है, तो ग्लास एक टुकड़ा ले लीजिए ग्लास का, है ना, वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मतलब थिक होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक ग्लास स्लैब हो गया। ग्लास में इसमें थिकनेस होगा, है ना। जो हम लोग मिरर यूज़ करते हैं उसका जो ग्लास होता है बहुत पतला होता है, तो उसको हम ग्लास स्लैब नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा थिकनेस होना चाहिए ताकि आप उसमें एंगल आई, एंगल आर का थोड़ा सा आप स्टडी कर सकें। तो ये हो गया आपका ग्लास स्लैब। ऐसे मैं यहाँ एक वीडियो, एक इमेज डाल रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, थिकनेस होना चाहिए ताकि इसमें लाइट एंटर करे, इसमें लाइट कुछ देर चले। इसमें मोटाई है तो चलने में बनेगा लाइट को, लाइट यहाँ चल पाएगा और फिर यहाँ से लाइट निकल जाए। तो इसी का केस हम देखेंगे, इसी को हम कहते हैं ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब को एक्चुअल में ऐसा होगा, वो अगर 3D फिगर बनाए तो ये इस तरह का होगा, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए हम सिर्फ इसका आउटर एज लेंगे, ये वाला एज एक बना देंगे और समझेंगे कि ये ग्लास स्लैब ही है। ठीक है, तो इसका ग्लास स्लैब का जो डायग्राम होगा वो इस तरह कुछ होगा। ये हो गया आपका ग्लास स्लैब, इसमें थिकनेस है। ठीक है, अब क्या करना है, लाइट को यहाँ से एंटर करवाना है। ऊपर में एयर है, नीचे में यहाँ पे ग्लास है, और यहाँ फिर से एयर है। यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है और यहाँ एयर है। तो एयर और ग्लास में ये एयर जो है रेयरर मीडियम होगा जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो उसी तरह ग्लास, इसके कंपैरिजन में ये डेंसर होगा। फिर से यहाँ ग्लास और फिर से एयर, तो फिर से इन दोनों में ये डेंसर और ये रेयरर। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रेयरर और डेंसर तो कंपैरेटिव वैल्यू है, मतलब अकेले अगर कोई मीडियम है तो हम वहाँ पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। लाइट यहाँ से एंटर किया, इस पॉइंट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने से लाइट जाना चाहिए था ऐसे, ये जाना चाहेगा ऐसे आगे की तरफ, लेकिन ये क्या करेगा, जब रेयरर से कहाँ जाता है, डेंसर। याद कीजिए, रेयरर से डेंसर टुवार्ड द नॉर्मल, तो टुवार्ड द नॉर्मल ये बेंड कर जाएगा, ये बेंड कर गया।
अब यही लाइट आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर से यहाँ लाइट स्लैब के दूसरे सरफेस पे यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ आके टकराएगा। स्ट्राइक करने से अब ये लाइट जो है डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयर। मतलब एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हो चुका है, फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ जब रिफ्रैक्शन होगा तो इसको जाना चाहिए था, ये लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, है ना, इस लाइट से जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा कहाँ, ये दूर जाएगा। डर के, मैंने बताया था डर के अवे जाता है, तो ये अवे जाएगा, मतलब लाइट जो है ऐसे जाएगा, ऐसे। अब देखिए ये लाइट और ये जो लाइट था ओरिजिनल लाइट, जो कि है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि ये तो बेंड कर चुका है, तो ये लाइट जो ओरिजिनल पाथ है और जो ये रिफ्रैक्टेड है, दोनों आपस में पैरेलल होगा। ये हमेशा पैरेलल होगा, मतलब कहीं मीट नहीं कर पाएगा, ये पैरेलल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बीच में जो गैप आया, लाइट यहाँ था, इस वाले पे लाइट था, ये शिफ्ट होके यहाँ चला आया, तो इस डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ जो इतना गैप आ गया, इसको कहते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वर्ड याद कर लीजिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो इस लाइन को अब मिटा देता हूँ मैं, तो यहाँ जो आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है फिर से आई बन जाएगा यहाँ आई। अब ये आर और आई कैसे बराबर हुआ, तो आपको पता है ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, जो कि ये वाला है नॉर्मल, एक नॉर्मल ये वाला फर्स्ट वाला, और ये नॉर्मल एक यहाँ पे है सेकंड वाला, तो दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल होता है, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो ये लाइन भी क्या होगा, पैरेलल। और इसको एक काटने वाला लाइन ये हुआ, जो कि ये है यहाँ पे इस फिगर में ये वाला है, ठीक है। तो ये एंगल अगर आर है, देखिए यहाँ पे एंगल आर है, तो ये एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, ये भी आर बनेगा। इसको हम कह रहे हैं आई, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंस के जैसा ही है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है, तो ये हो गया आपका एंगल आई। तो आर और आई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ नीचे ये वाला जो एंगल है, ये लास्ट में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं ई, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस। पूरा नाम है इसका एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। उसके बाद जो लाइट रे आ रहा है, ये जो लाइट रे बाहर निकल रहा है, ठीक है, नाम भी आप दे सकते हैं, ए यहाँ लिख लीजिए, बी यहाँ लिख लीजिए, सी और यहाँ लिख लीजिए डी। तो जो लाइट सी डी है, सी डी, ये इमरजेंट रे है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन, कहाँ से, ग्लास स्लैब से, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपको एंगल ऑफ इमरजेंस, और तीसरा एक इमरजेंट रे, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन आपको याद करके जाना है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्चुअल जो लाइट का पाथ है उससे जो लाइट शिफ्ट करेगा ड्यू टू किसके, रिफ्रैक्शन, तो उस शिफ्ट को, वो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उस डिस्टेंस को ही हम लोग कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रेज एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, देख लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप जैसे 2 लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन है, यहाँ से आप ऐसा डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको कैसा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये मैथ का टर्म हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब किसके बीच में, ओरिजिनल लाइट और इमरजेंट रे के बीच में जो आएगा, उसी को हम कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब है एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस किसको कहेंगे, तो जो एंगल बनाएगा कौन रे, इमरजेंट रे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। तो क्या लिखेंगे, द एंगल मेड बाई इमरजेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। इट इज डिनोटेड बाई ई, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ई से। अगला है इमरजेंट रे क्या होता है, तो जो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, कितने रिफ्रैक्शन के बाद, 2 रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे निकलेगा उसी को कहेंगे इमरजेंट रे। द रे विच कम्स आउट ऑफ ग्लास स्लैब आफ्टर टू रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, इमरजेंट रे कहेंगे। तो ये 3 डेफिनेशन है, आपको याद रख लीजिए। ऑब्जेक्टिव इस बार एग्जाम है, तो एग्जाम में डेफिनेशन देगा और पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किस चीज़ का है, तो वो भी आपको क्लियर कर लेना होगा।
ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ओरिजिनल रे और इमर्जेंट रे कैसा होगा, तो आपस में पैरेलल होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना, वहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी दे देगा, स्लैंट डिस्टेंस, ठीक है, तो आपको याद रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कंडीशन देखते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल, ठीक है। अगर इंसिडेंट नॉर्मल हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। देखिए अगला केस है केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर कोई यहाँ पे इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस मतलब ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। इस केस में अगर यहाँ से नॉर्मल अगर कोई लाइन गिर रहा है, नॉर्मल किस पे, इंटरफेस पे, लेकिन एंगल आई अगर पूछे कि एंगल आई कितना यहाँ पे है, तो आपको पता है कि जब लाइट ये आ रहा है तो नॉर्मल भी यहाँ यही होगा, इंसिडेंट रे भी यही होगा, नॉर्मल भी यही होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। लेकिन अगर ये लाइट रे का इंटरफेस के साथ बोले कि कितना एंगल बन रहा है, तब उसको कहेंगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम कह सकते हो कि केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, इंसिडेंस कैसा हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, किसके साथ, इंटरफेस के साथ। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये लाइट रे बिना बेंड किए हुए नीचे चला जाएगा। मैंने डेफिनेशन भी पढ़ाया था पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि लाइट यहाँ ऑब्लिक्यूली, रिफ्रैक्शन कब होगा, जब ऑब्लिक्यूली लाइट आएगा। तो ऑब्लिक्यूली मतलब इंटरफेस पे लाइट टेढ़ा आना चाहिए, सीधा नहीं आना चाहिए, इधर से कैसा भी आए सीधा नहीं आना चाहिए, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इस केस में एंगल आई जितना होगा 0, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, कोई रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों हुआ, कारण देखते हैं। कारण मैंने जब बताया था रिफ्रैक्शन के कारण, कि सारा लाइट जो आएगा लाइट रेज के फॉर्म में चलता है ना, बीम बताए थे मैंने, बीम, तो बीम सारा बीम एक ही बार एंटर करेगा, सबका जो वेलोसिटी है वो सबका एक साथ चेंज होगा, और जब सबका वेलोसिटी एक साथ चेंज होगा तो सबका डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंस में कोई रिफ्रैक्शन न होगा, नो रिफ्रैक्शन। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, नो रिफ्रैक्शन। और कहेंगे कि एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, जो कि क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एंगल आर भी यहाँ ये नॉर्मल है, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आपका केस किसका, नॉर्मल इंसिडेंस का। कारण क्या हुआ, क्योंकि सारा लाइट रे एक बार में इंटरफेस के थ्रू इंटर कर जाता है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फेनोमेनन, कुछ नेचुरल फेनोमेनन है ना, फेनोमेनन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या घटना हमारे अगल बगल हो रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कि आपको स्टिक जो है, स्टिक वो अपीयर होगा बेंड हुआ, स्टिक अपीयर्स टू बी बेंड, देखिए जब आप पानी लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लिए इसमें बीकर में, और इस वाटर में आप स्टिक को डुबाते हैं, स्टिक आपका ऐसा है, लेकिन आपको दिखाई ये वाला पोर्शन देगा, ऐसा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। ये भी किसके कारण हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। अब इसका रिफ्रैक्शन तो हो गया, पता चल गया कि ठीक है बेंड दिख रहा है, लाइट स्टिक ऐसा रहना चाहिए, लेकिन दिख रहा है ऐसे, यहाँ से बेंड करेगा, इंटरफेस से बेंड करेगा, ना नीचे से ना ऊपर से, एकदम इंटरफेस से बेंड होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इसका डायग्राम अगर बनाने आए, इस बार तो नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम सीख लेते हैं हम लोग कि डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। तो तरीका तो 2 है, एक मतलब थोड़ा ट्रिक लगा के उल्टा बना के, और एक है कि पूरा प्रोसेस से। तो हम लोग ट्रिक बनाते हैं, क्योंकि ट्रिक वाला थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टिक को हम क्या किए, डिप किए, थोड़ा सा स्लैंट होना चाहिए, आपको पता है, क्योंकि नॉर्मल अगर करेंगे तो फिर से कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम पहले ही इसका इमेज बना लेंगे, क्योंकि पता है कि इसका इमेज ऊपर की तरफ बनेगा, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ये, तो इमेज बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइट ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक लाइट ले लेंगे। ये लाइट कैसा जाएगा, इमेजिनरी लाइट जाएगा, इमेजिनरी लाइट यहाँ चला गया, एक लाइट यहाँ इमेजिनरी चला गया, और इस लाइट को आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे, पूरा सॉलिड फॉर्म में, अंदर जाएगा डैश, ऊपर जाएगा बोल्ड में, ठीक है। अब इस लाइट को जो ऐसे मिल गया, अब यहाँ से इंटरफेस से फिर से इस पॉइंट पे लाके ओरिजिनल स्टिक पे मिला देंगे, इस ओरिजिनल स्टिक पे लाके इसको मिला देंगे, सीधा आएगा, ओरिजिनल स्टिक पे यहाँ लाके मिला देंगे। तो ये आपका बन गया स्टिक का इमेज। अगर आप पहले बनाने जाइएगा तो पहले देखिए कैसे बनता है। ये हो गया, स्टिक को हम लोगों ने डिप किया, यहाँ से 2 लाइट रे निकलेगा, एक लाइट रे निकला, 2 लाइट रे निकला। अब ये लाइट रे निकला तो यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, और जा रहा है डेंसर से किस में, रेयरर, तो अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर ऐसे गया एक, ये ऐसे गया एक,
अब इसको पीछे आगे तो कटेगा नहीं, ये तो चला गया बाहर, इसको कटवाना है तो कटवाने के लिए कहाँ लाना पड़ेगा, पीछे की तरफ लाइट लाना पड़ेगा। तो लाइट को हम पीछे लाएंगे, यहाँ से पीछे लाएंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, इमेज में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल बन गया, लेकिन कई बार क्या होता है इमेज बन नहीं पाता अच्छे से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इमेज बना लेते हैं, वहीं से 2 लाइट जाता है। तो ये लाइट ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, और इसको इमेज बनाने के लिए, जो कि वर्चुअल इमेज होगा क्योंकि इसको तो स्क्रीन पे ला नहीं सकते हैं, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टिक कैसा अपीयर हो रहा है आपको, बेंड, पहला तरीका या पहला कंडीशन, पहला घटना। अगला दूसरा, अगर कॉइन को आप एक सिक्का ले लीजिए और सिक्के को डाल दीजिए पानी में। सिक्का को कहाँ डालना है, पानी में। तो कॉइन जो है आपको सरफेस से कहाँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। तो कॉइन जो है अपीयर्स टू बी एलिवेटेड। देखिए, इसको भी डायग्राम से समझ सकते हैं, डायग्राम इसका भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कॉइन रख दिया। ठीक है, ये हम लोगों ने एक कॉइन रख दिया। इस कॉइन का कहाँ डाल दिया, कॉइन को हम लोगों ने पानी में। तो कॉइन हमको कहाँ दिखाई देगा, हल्का ऊपर। फिर से वही काम करेंगे, पहले इमेज बना लेंगे। पहले इमेज बन गया, ये इमेज बना दिए, इसका इमेज हम लोग रे के साथ फॉर्म कर देंगे। यहाँ से क्या लेंगे, 2 डैश लेंगे, पहले 2 डैश। इस डैश को सीधा आगे की लाइट को यहाँ से सीधा निकाल देंगे। ठीक है, अब इस लाइट से इंटरफेस से जो रियल कॉइन है हमारा, उस पर मिला देंगे ये। तो इस तरह का डायग्राम बना। इस डायग्राम से समझ में आया कि अच्छा ये कॉइन जो है कहाँ दिखाई देगा हमको, ऊपर। इसको भी फिर से जैसा रूल है वैसे बना सकते हैं। क्या रूल है, पहले एक कॉइन ले लीजिए, इस कॉइन से 2 लाइट रे निकलना चाहिए किसी भी एक पॉइंट से। तो लाइट रे यहाँ से एक निकला लाइट रे, और यहाँ से एक और लाइट रे निकला। ठीक है, 2 ही लाइट रे क्यों लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो 2 लाइट रे इसलिए लेते हैं क्योंकि एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट का हम लोग बना लेते हैं डायग्राम, बाकी पॉइंट का हम समझ जाते हैं कि अच्छा इसी तरह से डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाइट रे लेने से मेसी हो जाएगा पूरा डायग्राम हमारा। ये चला गया रिफ्लेक्शन, फिर से ये डेंसर, और ये फिर से रेयरर। जब डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयरर, तो बेंड करेगा अवे, तो बेंड अवे कर गया, इस तरह से झुक जाएगा ये लाइट रे। झुक गया तो लाइट रे को फिर से कहाँ ले जाना पड़ेगा, पीछे, ताकि एक इमेज बन जाए, क्योंकि उधर तो कटने वाला है नहीं, ये तो दूर जा रहा है। तो कटवाने के लिए कहाँ जाएगा, फिर से पीछे लाना पड़ेगा। तो इसको पीछे लाएंगे यहाँ से, इसको भी यहाँ से पीछे लाएंगे, जस्ट इसके ऊपर कटवाएंगे। यहाँ एक कॉइन आपका बन के तैयार है, ये कॉइन आपका बन गया, ये इसका इमेज है। तो आपका कॉइन रहेगा नीचे बेस पर, लेकिन दिखाई आपको ऊपर देगा। तो इससे ये भी समझ सकते हैं कि इसका जो बेस है, ये जो बेस है बॉटम, ये भी उसका ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो कोई भी बर्तन आप लेते हैं, या आप समझ लीजिए नदी में या तालाब में जो साफ है, स्थिर है, उसमें आप देखेंगे तो उसका जो बेस रहता है थोड़ा सा कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। आप अगर उस पर पानी रखिए, पाँव डालिएगा उसमें, तो आपको लगेगा कि बस अब उतर जाएंगे, लेकिन पाँव थोड़ा सा और नीचे जाएगा, है ना। तो महसूस होता है कि थोड़ा ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में होता कहाँ है, वो नीचे। तो ये भी किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। तीसरा हो सकता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपका जो तारा टिमटिमाता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो भी किसके कारण टिमटिमाता है, रिफ्रैक्शन के कारण। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए, ये आपका सरफेस है, ये आगे का टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका स्टार है, स्टार बहुत छोटा है, तो लाइट जो है बहुत पॉइंट सोर्स, कम सोर्स से लाइट आ रहा है। लेकिन जो सन है उसका साइज बड़ा है ना, साइज इसका स्टार का भी बड़ा है, लेकिन हमको दिखता छोटा है क्योंकि हम लोग उससे बहुत दूर हैं। तो कुछ ही लाइट आ रहा है, और ये लाइट जब आता है यहाँ से 2-3 लाइट, जितना लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर में बटा होता है। यहाँ का हवा कुछ ज़्यादा ठंडा, नीचे आएंगे कुछ ज़्यादा और गर्म होता है, इसका नीचे और गर्म होगा, इसके नीचे और गर्म होगा। तो जब कोल्ड है या हॉट है, तो इसका जो मीडियम है, ये भी एक ऑप्टिकल रेयरर होगा और एक डेंसर होगा। जो ठंडा है वो रेयरर होगा, जो गर्म है वो डेंसर होगा। तो फिर से रेयरर से किस में, डेंसर, फिर ये डेंसर, तो ये क्या हो जाएगा, और डेंसर हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। कोल्ड वाला डेंसर होगा और हॉट वाला रेयरर। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये जो है अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्म है, मतलब एक तरह से ठंडा हो। इसके कंपैरिजन में, नीचे वाले के कंपैरिजन में ये तो ठंडा है, अब ये ठंडा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर, और फिर ये क्या होगा, रेयरर। तो लाइट यहाँ से बहुत बार रिफ्रैक्ट होता है, यहाँ से लाइट बहुत बार रिफ्रैक्ट होता है, कभी लाइट आता है, कभी लाइट नहीं आता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो स्टार है ये ट्विंकल कर रहा है, टिमटिमा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। चौथा क्या हो सकता है इसका, कि जो स्टार है, स्टार उसका जो हाइट है, स्टार्स हाइट अपीयर्स टू बी हाई।
जितना एक्चुअल में जो यहाँ स्टार है, तो आपको जो स्टार का है इमेज दिखेगा, वो स्टार थोड़ा और दूर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी किसके कारण हो रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। तो रिफ्रैक्शन के कारण हमारे अगल बगल बहुत सारा घटना होते रहता है, जिसमें से जो सिलेबस में है वो कुछ इस तरह से है फेनोमेनन। तो कुछ का आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए उसका, हालांकि इस बार तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप बनाएंगे तो आपका जो क्लियर है कॉन्सेप्ट, वो क्लियर हो जाएगा पूरा। इसके बाद अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, अगला है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, तो सब चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, मीडियम के बारे में सीख रहे थे कि मीडियम होता क्या है, ताकि मीडियम को यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग ईजिली यूज कर पाएँ। तो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? तो इसमें भी दो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो तीन रे है हमारे पास, तीन रे मतलब क्या हुआ? एक जो लाइट रे आ रहा है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। यहाँ जो लाइट रे हम लोग बनाते हैं इमेजिनरी, उसको नॉर्मल कहते हैं। और जो लाइट रे एक जाएगा, या तो इधर की तरफ मुड़ेगा टुवार्ड, या नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से मान लीजिए दूर चला गया, अभी हम लोगों ने ये नहीं डिस्कस किया है, ऊपर रेयरर है, डेंसर है। चलिए, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, और तीसरा कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies at same plane at the point of incidence, मतलब अगर प्लेन पर समझते हैं, प्लेन क्या होता है? यहाँ देखिए सेम प्लेन है, प्लेन मतलब ये बोर्ड आपका प्लेन है। रिफ्रैक्शन वाला में जल्दी समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन जो होता था, लाइट यहाँ से आता था, लाइट यहाँ टकरा के चला जाता था, और बीच में हम लोग एक ड्रॉ करते थे नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल को यहाँ नहीं ड्रॉ करें, ये दोनों तो एक प्लेन में है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एक प्लेन पे है, बोर्ड पे है। आप कॉपी में बनाइएगा तो कॉपी पे है। अगर हम चाहें कि नॉर्मल को हम ऐसे रखें, क्या ये पॉसिबल है? नॉर्मल को हम चाहें कि ऐसे रखें, पॉसिबल नहीं है। जब भी बनेगा ये इसी प्लेन पे बनेगा। तो तीनों रे जो है एक ही प्लेन पे होता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब जो है एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, तो ये सिंपल किसके जैसा हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा। अब वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दूसरा लॉ था I इज इक्वल टू R, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ एंगल क्या है? ये I, यहाँ एंगल ये क्या है? R। तो सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1621 में अपना लॉ दिया था। ठीक है, क्या लॉ था उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। स्नेल्स लॉ का मतलब हुआ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। अगर ये समझ में आता है तो समझिए कि आपका न्यूमेरिकल सही चलेगा आगे की तरफ। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए स्नेल्स ने क्या बोला? स्नेल्स ने बोला कि जो एंगल I है और जो एंगल R है, एंगल I और एंगल R, इसमें आप साइन लगा दीजिए, साइन I लगा दीजिए और साइन R लगा दीजिए। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो मतलब साइन I बाई साइन R, ये हमेशा क्या देगा? एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये सिंपल इतना है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। कब तक? जब तक कि आप इस मीडियम को चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर से समझते हैं इसका मतलब, पूरा बेस समझते हैं क्या ये कह रहा है। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट समझते हैं। तो इसका स्टेटमेंट हुआ कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a given pair of medium, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट में ही सारा कहानी छिपा हुआ है। एक मिनट, इसके स्टेटमेंट में ही क्या छिपा हुआ है? इसका पूरा कहानी। यहाँ पे देखिए आपको कांस्टेंट एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू फिक्स हो। वैल्यू क्या हो? फिक्स, मतलब वैल्यू चेंज ना होता हो। ठीक है, जैसे 3 बोल दिए तो हर बार 3 ही आना चाहिए, एक चीज। दूसरा लिखा हुआ है लास्ट में गिवन पेयर ऑफ मीडियम। गिवन पेयर मतलब क्या हुआ
गिवन पेयर का मतलब हुआ कि अगर हम एयर और वाटर लिए तो वो एक पेयर हो गया। तो एयर और वाटर, हमेशा एयर और वाटर ही होना चाहिए तब तक जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच एक्सपेरिमेंट में हम एयर और वाटर के जगह ग्लास और वाटर ले लिए। ठीक है, अगर आप ग्लास वाटर ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमेशा वो ग्लास और वाटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्लास वाटर ले रहे हैं, कुछ देर बाद हम ऑयल और वाटर कर दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही आपका हुआ मतलब। अब आगे समझते हैं साइन और आई का मतलब, कांस्टेंट कैसे रहेगा। देखिए ये नॉर्मल हो गया, यहाँ से हम लोगों ने मान लीजिए एक लाइट भेजा जिसमें कि यहाँ कोई मीडियम है, मीडियम 1 मान लीजिए और मीडियम 2 मान लीजिए। ठीक है, पेयर है, चलिए ऐसे मान लेते हैं, ग्लास मान लेते हैं और वाटर मान लेते हैं। अब हम ये नहीं देख रहे हैं अभी कि दूर जाएगा कि टुवार्ड जाएगा, उससे हमको अभी कोई नहीं मतलब है। अभी हम साइन ऑफ एंगल समझ रहे हैं इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये समझना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम 30 डिग्री से यहाँ भेजे, तो 30 डिग्री से भेजे और यहाँ मान लीजिए कि 25 डिग्री पे यहाँ से आया, मतलब आई हो गया 30 और आर हो गया 25। तो हम निकालेंगे साइन 30 बाई साइन 25, साइन 30 बाई साइन 25। मान लीजिए ऐसे वैल्यू नहीं पुट करेंगे, 1/2 होगा साइन 30 का, 25 का तो पता नहीं है, कैलकुलेटर यूज करेंगे, वो नहीं। मान लीजिए ये कट के इसका वैल्यू रखने पे और इसके वैल्यू को रखने पे, पुट करने पे, कट के यहाँ पे आया मान लीजिए 1.5, चलिए मान लेते हैं 1.5 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 30 को बढ़ा के हम लाइट को यहाँ 30 से नहीं भेज के यहाँ से ऐसे भेजेंगे, तो अब ये एंगल मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, फिर 45। तो ये क्या करेगा, 45 होने के कारण ये जो नीचे गया तो ये और मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से सट जाएगा इधर की तरफ, ये भी तो बेंड कर जाएगा। तो 25 से हो गया कितना, 20। 5 ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, साइन 45 ऊपर रखेंगे क्योंकि आई इस बार क्या है 45, डिवाइडेड बाई साइन यहाँ कितना है 20, तो साइन 20 रख देंगे। फिर से इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर से इसका भी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को काटेंगे, फिर से वैल्यू कितना आएगा 1.5। फिर से क्या करेंगे, नया एक एंगल लेंगे, इस बार हम ले रहे हैं 60, तो इस बार फिर ये और क्या होगा और सटेगा, तो 15 पे या मान लीजिए 10 पे रुक गया, तो फिर से निकालेंगे साइन 60 बाई साइन 10। फिर से इसका वैल्यू पुट करेंगे, फिर से कट के कितना आएगा 1.5, तब तक जब तक ऊपर ग्लास और क्या रहे वाटर। लाइट कहाँ से कहाँ जाए, ग्लास से वाटर में। ये एक्सपेरिमेंट में हर बार ये वैल्यू 1.5 ही आ रहा है, तो ये वैल्यू हम बोल रहे हैं कि क्या है, कांस्टेंट है। तो यही स्नेल्स लॉ कहता है कि जब आप दो मीडियम लेते हैं और मीडियम को चेंज नहीं करते हैं, तो आप जितना डिग्री पे यहाँ से आई बनाइएगा, आर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो गया, एडजस्ट होने से क्या होगा, दोनों को जब रेशियो निकालिएगा कट के वही वैल्यू आएगा हर बार। ठीक है, ये 1.5 हम एज्यूम कर रहे हैं, कुछ और वैल्यू आएगा तो वो हमेशा फिक्स आते जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ग्लास के जगह पे एयर कर दीजिए, ऑयल कर दीजिए, तो ये वैल्यू 1.5 नहीं आएगा, फिर कुछ कट के कुछ दूसरा वैल्यू आ जाएगा, 2.5 आ गया मान लीजिए, तो हर बार अब 2.5 ही वैल्यू आएगा, तब तक जब तक आप मीडियम क्या रखें, एयर और वाटर। तो ये कहता है स्नेल्स लॉ। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो आई है, आई उसके साथ साइन लगा दीजिए, जो आर है उसके साथ भी क्या लगा दीजिए, साइन, और दोनों का क्या निकाले, रेशियो। रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ को ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, फिगर यहां समझते हैं। इस बार प्रॉपर ले लेते हैं, यहाँ डेंसर और यहाँ रेयरर। तो आपको बताया मैंने, डेंसर से रेयरर जाता है तो दूर जाता है, तो नॉर्मल से दूर चला गया, ये वाला चला गया, यहाँ आई हो गया, ये आर हो गया। तो क्या हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ से, साइन आई बाई साइन आर। साइन जैसे जैसे आई चेंज कीजिएगा, आर अपने आप को एडजस्ट करेगा और कट के एक वैल्यू देगा, उस वैल्यू को बोलेंगे कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का आगे नाम रख दिया गया, कांस्टेंट जो वैल्यू आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हो गया साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया फॉर्मूला। मतलब स्नेल्स लॉ जो कांस्टेंट बोला, उस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया साइन आई बाई साइन आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है और कौन सा डेंसर है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देता है आपको कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक यहाँ से कोई मीडियम जा रहा है, या फिर ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मान लीजिए 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2,
तो अब पूछेगा कि रेयरर कौन है और डेंसर कौन है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा वो डेंसर, ये डेंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रेयरर। ये कब होगा, जब दो मीडियम दिएगा तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा लॉ से, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब रेशियो होगा किसका किसका, साइन का आई के साथ, साइन का आर के साथ, तो वो दोनों क्या होगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का एक स्पेशल नाम है आर आई। आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए सिंबल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं दो सिंबल है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल और दिस सिंबल। दिस इज कॉल्ड एन, दिस इज कॉल्ड म्यू, म्यू म्यू, ठीक है। तो म्यू भी लिखते हैं, यहाँ एन भी लिखते हैं। अगर आप यहाँ लिखा हुआ है, चलिए इसको अगले टॉपिक में देखते हैं। यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में म्यू को आगे डिस्कस करेंगे। म्यू बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, ठीक है। एक रिलेटिव आएगा, एक एब्सोल्यूट आएगा। म्यू का एक फॉर्मूला आया, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन आई बाई साइन आर। यहाँ रुकना नहीं है, इसके बाद एक और फॉर्मूला आएगा, एक नहीं दो और फॉर्मूला आएगा, ठीक है। उन दो फॉर्मूला को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से एक पूरे वीडियो में या दो वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से आपका पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है 10 क्लास में क्लियर होगा, लेकिन ये काम करेगा आपका 12 तक, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए।